आज का हमारा जो लेक्चर है वो है पैटर्न्स के ऊपर। ये हमारा सेकंड चैप्टर है पैटर्न्स का। तो पैटर्न्स का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। पैटर्न जो है वो हमारा जो भी हमने प्रोडक्ट बनानी होती है उसका उसी शेप में एक मॉडल होता है जिसके अंदर हमारा जो है वो अलाउंसेस वगैरह ऐड किए जाते हैं ताकि जब हमारी कास्टिंग हो तो वो हमारी एक्चुअल शेप और साइज़ के मुताबिक हो। जो पैटर्न होता है उसको हम रेत के अंदर दबाते हैं और एक मोल्ड कैविटी बनाते हैं। फिर उस कैविटी के अंदर हम मोल्टन मेटल को डालकर अपनी जो प्रोडक्ट है वो हासिल करते हैं। तो पैटर्न्स की रिक्वायरमेंट्स, तो पैटर्न्स की रिक्वायरमेंट्स में ये है कि जो पैटर्न है उसके अंदर सबसे पहले है कि अलाउंसेस वगैरह जो है वो ठीक तरीके से दिए हों ताकि जो है वो हमारा साइज़ और शेप जो है वो चेंज ना हो। उसके बाद आ जाता है पैटर्न की रिक्वायरमेंट में कि पैटर्न जो है वो हमारा कॉस्टली ना हो, कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट बनानी है तो उसका हम पैटर्न ही कॉस्टली बना लेंगे तो हम जो है वो हमारी प्रोडक्ट जो है वो मुनाफा बख्श नहीं होगी। तो पैटर्न्स के लिए जो है वो मटेरियल जो है वो सस्ता मटेरियल जो है वो यूज़ करें। उसके बाद जो है वो डिज़ाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पैटर्न का डिज़ाइन जो है वो सिंपल होना चाहिए। जितना कोई सिंपल होगा उतना हमारे लिए उसका जो है वो मोल्ड बनाना आसान होगा। कि पैटर्न का डिज़ाइन जो है वो सिंपल होना चाहिए और पैटर्न में जो है वो उसको जो है वो आसानी के साथ हम अगर वो 2 हिस्सों वाला है या लूज पीस है तो उसका डिज़ाइन इस तरह होना चाहिए कि उसको हम मोल्ड के अंदर से आसानी से बाहर निकाल सकें और आसानी से उसका जो है वो मोल्ड बना सकें। उसके बाद उसकी जो रिपेयरिंग है, पैटर्न की रिपेयरिंग, वो जो है वो आसानी से हो जाए। पैटर्न में अगर कोई छोटा मोटा इशू बन जाता है या पैटर्न की कोई हिस्सा जो है वो टूट जाता है या कोई इसके अंदर इशू आता है तो उसको हम जो है वो रिपेयर जो है वो आसानी के साथ कर सकें। तो पैटर्न की जो है वो ये रिक्वायरमेंट में से एक रिक्वायरमेंट इसकी जो है वो ये भी है कि पैटर्न जो है वो आपका देर पा होना चाहिए, ज़्यादा देर के लिए यूज़ किया जा सके, मजबूत होना चाहिए कि उसको हम ज़्यादा अरसे के लिए जो है वो पैटर्न्स को यूज़ कर सकें। तो पैटर्न को जो है वो एक पैटर्न की प्रॉपर्टी ये भी है कि मजबूती में कि हम उसको जो है वो मोल्ड के अंदर लगाएं तो उसके अंदर कोई तब्दीली ना आए। फॉर एग्जांपल हम रैमिंग करते हैं तो ये ना हो कि उसका कुछ हिस्सा बैठ जाए या जो है वो किसी जगह से जो है वो अंदर की तरफ मुड़ जाए। तो पैटर्न जो है वो हमारा मजबूत होना चाहिए, ठीक है। पैटर्न जो है वो ज़्यादा देर तक यूज़ होने वाला होना चाहिए। पैटर्न हमारा एक तो सस्ता होना चाहिए, दूसरा उसका डिज़ाइन जो है वो सिंपल होना चाहिए कि हमारी जो है वो मोल्डिंग के दौरान हमें जो है वो डिफ़िकल्टीज महसूस ना हो। और तीसरा जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि उसमें जो है वो ड्यूरिंग मोल्डिंग कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए और उसके जो मटेरियल कॉस्ट है वो भी कम होनी चाहिए। उसके बाद आ गया जी हमारे जो पैटर्न्स हैं, पैटर्न्स मटेरियल्स। पैटर्न मटेरियल्स जो है वो मेटल्स हैं, वुड है, वैक्स है और प्लास्टिक है। वही मटेरियल्स हैं जो पहले भी मैंने आपको बताए हैं कि मेटल से भी हम पैटर्न बना लेते हैं। जब हमें मास प्रोडक्शन रिक्वायर्ड हो फिर हम मेटल से पैटर्न बनाते हैं। अगर हमें थोड़ी मकदार में जो है वो प्रोडक्ट बनानी हो फिर हम वुड का पैटर्न बना लेते हैं। वैक्स पैटर्न जो है वो बहुत ही लिमिटेड जो है वो कास्टिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक का भी पैटर्न, लेकिन प्लास्टिक या वैक्स को जो है वो यूज़ करते हुए मोल्डिंग टेक्निक्स भी डिफरेंट यूज़ करनी पड़ेंगी क्योंकि पैटर्न के ऊपर जो रैमिंग करेंगे तो रैमिंग से जो है वो पैटर्न जो है वो अंदर की तरफ बेंड नहीं होना चाहिए। उसके बाद जनाब आ जाते हैं हमारे पैटर्न अलाउंसेस। पैटर्न अलाउंसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं पैटर्न मेकर के लिए क्योंकि पैटर्न अलाउंसेस में अगर कोई तब्दीली आ जाती है तो वो जो आपकी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो सारी जो है उस प्रोडक्ट फेल हो जाएगी अगर आपके अलाउंसेस ठीक तरीके से जो है वो पैटर्न्स के अंदर ऐड नहीं किए गए। सबसे पहले इम्पोर्टेंट अलाउंस आता है जो कि हर पैटर्न के अंदर लाजमी दिया जाता है, श्रिंकेज अलाउंस। श्रिंकेज अलाउंस में ये होता है कि जब हम मोल्टन मेटल को मोल्ड और कैविटी के अंदर ढेला जाता है तो वो उस टाइम लिक्विड कंडीशन में होता है। जब वो सॉलिड कंडीशन में आता है तो उसके अंदर सिकुड़ाव आ जाता है। वो सिकुड़ाव की वजह से जो उसकी एक्चुअल साइज है वो कम हो जाता है। तो उसको हम जो है वो अपने रिक्वायर्ड साइज में रखने के लिए हम उसके अंदर
अपनी मेटल के हिसाब से जो है वो अलाउंस ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे आयरन है, तो आयरन में 1% तक अलाउंस जो है वो यूज़ होता है। स्टील है तो स्टील में 2 से 2.5% जो है वो डिफरेंट जो स्टील्स के अलॉयज हैं या डिफरेंट जो स्टील्स की टाइप्स हैं उसके हिसाब से उसमें 2 से 2.5% का हम जो है वो अलाउंस ऐड करते हैं। उसके बाद हमारा नॉन फेरस के नीचे 2 मेटल्स आ गई हैं। एल्यूमिनियम के अंदर हम 1 से 1.5% तक जो है वो 1 से 1.5% अलाउंस ऐड करते हैं। और कॉपर है, कॉपर में भी 2% तक हम जो है वो श्रिंकेज अलाउंस ऐड करते हैं कि जिस मेटल्स की हमने प्रोडक्ट बनानी है उसी मेटल्स के हिसाब से हमने पैटर्न के अंदर श्रिंकेज अलाउंस को ऐड करना है। अगर हमारी प्रोडक्ट जो है वो स्टील की है तो हमने जो पैटर्न बनाना है उसके अंदर हमने स्टील का अलाउंस ऐड करना है। अगर हमारी प्रोडक्ट नॉन फेरस मटेरियल्स की है तो हमने जो भी अलाउंस ऐड करना है वो नॉन फेरस मटेरियल्स के हिसाब से ऐड करना है। आगे आ गया जी हमारा ड्राफ्ट अलाउंस। ड्राफ्ट या टेपर अलाउंस भी इसे कहते हैं। ये डायग्राम में दिखाया गया है। एक पैटर्न ए लगा हुआ है हमारा, एक बी है। बी के अंदर हमने देखे नीचे की जानब जो है वो 1 डिग्री का ड्राफ्ट अलाउंस दिया हुआ है। तो ड्राफ्ट अलाउंस देने का मकसद ये होता है कि जब हम रेत के अंदर पैटर्न को दबा रहे हैं, ये हमारा मोल्डिंग बॉक्स है, इसमें हम पैटर्न को रेत के अंदर दबा रहे हैं, उसके बाद पैटर्न को बाहर निकालते हैं जिससे उसके अंदर मोल्ड कैविटी बनती है। तो जब बाहर निकालते हैं तो अगर तो वो बिल्कुल सीधा हो तो वो क्या करता है, जो हमारी मोल्ड कैविटीज़ की जो वॉल है, जो इसकी दीवारें होती हैं, जो मोल्ड कैविटीज़ की वॉल है उसको तोड़ देता है। इसलिए हम इसको जो है वो टेपर रखते हैं ताकि हम पैटर्न्स को जो है वो मोल्ड में से आसानी से बाहर निकाल लें। जब इसको हम थोड़ा सा जब बाहर निकालते हैं तो इसको थोड़ा सा हिलाया जाता है, क्योंकि ये रेत जो है वो रैमिंग हुई होती है, उसने पकड़ा होता है पैटर्न को, तो थोड़ा सा उसको हिलाया जाता है। जैसे ही उसको हिलाते हैं तो वो जो हमने ड्राफ्ट अलाउंस दिया होता है वो उसमें कवर हो जाता है कि हमारी जो कैविटी है वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम जो है वो पैटर्न्स को मोल्ड से बाहर निकालने के लिए हम उसको क्या करते हैं, 1 डिग्री तक का अलाउंस दे देते हैं छोटी कास्टिंग्स के अंदर। तो इसमें जो पेचीदा किस्म की कास्टिंग्स होती है वहाँ पे 3 डिग्री तक भी जो है वो अलाउंस दिया जा सकता है। तो वो भी हमारी जो ड्राफ्ट अलाउंस है वो भी हमारे डिज़ाइन और कास्टिंग की जो है वो शेप के हिसाब से दिया जाता है। उसके बाद आगे आ गया जी हमारा मशीनिंग अलाउंस। तो मशीनिंग अलाउंस में ये होता है कि जब हमारा कास्टिंग जो है वो हम उसको मोल्ड को लगा लेते हैं, उसमें से अपनी कास्टिंग को निकाल लेते हैं, तो वो फिनिश कंडीशन में नहीं होती, उसके ऊपर हमारी मशीनिंग होनी होती है। तो उस मशीनिंग के दौरान जाहिर सी बात है आप ग्राइंडिंग करते हैं, आप उसके ऊपर मिलिंग का काम करते हैं, उसकी फेसिंग करते हैं, तो उस दौरान उसके ऊपर से मटेरियल उतरेगा और उससे उसका जो साइज़ है वो कम होगा। तो वो हम क्या करते हैं कि जितनी हमें अपनी प्रोडक्ट के अंदर मशीनिंग करनी होती है उतना उसके अंदर पैमाइशों को इजाफी ऐड कर लेते हैं, ताकि जब हम मशीनिंग करते हैं हमारा जो पीस है, हमारा जो जॉब है वो फिनिश हो जाता है, तो वो हमारा जो एक्चुअल साइज़ और शेप है उसके मुताबिक आ जाता है। तो इसलिए हम उसके अंदर जिस तरह अगर हमें रफ मशीनिंग चाहिए फिर हम कम मशीनिंग अलाउंस डालेंगे, उसमें रफ है, फाइन है, सुपर फाइन है, उस हिसाब से हम उसके अंदर जो है वो मशीनिंग अलाउंस ऐड करते हैं अपने पैटर्न के अंदर, ताकि जब हम कास्टिंग को निकाल के उसके ऊपर फिनिशिंग और क्लीनिंग के जो है वो प्रोसेस करें, उन प्रोसेस के बाद जो साइज़ है वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। आगे आ जाता है जी रैपिंग अलाउंस। रैपिंग या शेक अलाउंस भी इसे कहते हैं। ये असल में बड़ी कास्टिंग्स जो होती हैं उसमें दिया जाता है, छोटी कास्टिंग्स के अंदर इसको नज़रअंदाज किया जाता है। इसमें होता ये है कि जब मैंने ये पहले ड्राफ्ट अलाउंस के अंदर बताया था कि जब हम पैटर्न को हिलाकर बाहर निकालते हैं तो वो कैविटी थोड़ी सी खुल जाती है, जिससे वो हमारा ड्राफ्ट एंगल कवर हो जाता है। लेकिन जब बड़े पैमाने पे कास्टिंग होती है उसको हिलाया जाता है तो वो एक्चुअल साइज से जो है वो कैविटी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। तो हम क्या करते हैं उसके अंदर जो पैटर्न्स के अंदर ही उस हिसाब से थोड़ा सा हम उसको साइज को कम कर लेते हैं। बाकी तो मैंने चीज़ें बताई कि हम पैटर्न श्रिंकेज अलाउंस के अंदर भी उसमें पैमाइश का जो है वो इजाफा करते हैं, मशीन अलाउंस के अंदर भी हम पैमाइश का इजाफा करते हैं।
तो इसमें हम क्या करते हैं, उसमें पैमाइश को कम किया जाता है, ताकि जब हम उसको हिला कर जो है वो हम उसको थोड़ा सा मूवमेंट दे के उसको जब पैटर्न्स को बाहर निकालेंगे तो वो जो कैविटी का साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, वो उसके अंदर कवर हो जाए। तो फिर हम जो बड़ी कास्टिंग है उसके अंदर हम जो है वो शेप या रैपिंग अलाउंस ऐड करते हैं, छोटी कास्टिंग्स के अंदर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसके बाद आ जाता है डिस्टॉर्शन अलाउंस, बिगाड़ का अलाउंस। ये बहुत ही कम जो ऐसी कास्टिंग जो चैनल टाइप हो, एंगल टाइप हो, जिनमें पेचीदगी हो और जिनका जो है वो टेढ़ा होने का या बिगाड़ आने का खतरा हो, इसको कहते हैं बिगाड़ का अलाउंस। तो उसको जो है ये जिस तरह ये मैंने एक डायग्राम बनाई है कि इस टाइप का जो हमारा पैटर्न होता है, इस टाइप के जो हमारी प्रोडक्ट होती है जिसका एक साइड झुकने का खतरा हो, तो उसके अंदर हम जो है वो डिस्टॉर्शन अलाउंसेस को जो है वो ऐड करते हैं। तो ये आज के लेक्चर में थी हमारी पैटर्न्स की रिक्वायरमेंट, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं पैटर्न्स की वो क्या होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो हमारे आगे मटीरियल्स जो पैटर्न बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद आगे जी हमारे ये सारे अलाउंसेस, इन अलाउंसेस के बगैर अगर हमारा पैटर्न जो है वो बनेगा तो हमारी पैटर्न के बाद बनने वाली जो प्रोडक्ट है जिसकी हम कास्टिंग निकालेंगे वो हमारी एक्चुअल साइज और शेप के मुताबिक नहीं होगी। उनको एक्चुअल साइज और जो हमारी रिक्वायरमेंट शेप है उसमें लाने के लिए हमें ये अलाउंसेस वगैरह जो है वो पैटर्न्स के अंदर ही ऐड करने पड़ते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है वो पैटर्न की टाइप्स जो है उनको स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।